मेरे साथ जो इस वक्त मेहमान है, बहुत अरसे से मेरे दिल की तमन्ना थी इनसे मिलने की। शहबाज तासीर साहब कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन कारोबारी शख्सियत से ज़्यादा शहबाज तासीर साहब को जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे जहन में 3 नाम आते हैं। एमडी तासीर साहब, मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब और फैज़ अहमद फैज़ साहब, और यकीनन इनके वालिद साहब। और स्पेशली एमडी तासीर साहब के जिन्होंने 1930s और उसके आखिर पे तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखने वालों में थे। और तरक्की पसंद अदब और उसके बाद हम जो एक पूरी मूवमेंट देखते हैं उसमें एमडी तासीर साहब का बहुत अहम किरदार है और मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आपने फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इस हवाले से ऑनर है कि फैज़ साहब और मियां इफ्तिखारुद्दीन और ये तमाम जो आपकी आइडियालॉजी है, आपकी जो सोच है, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है, ये तमाम चीज़ों के पीछे कितनी कदावर शख्सियात खड़ी हुई हैं। आपका बचपन, आपकी किताब पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके बचपन में इन शख्सियात की जो असरअंदाजी है वो क्या थी? मेरे दादा डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर साहब फौत हो चुके थे जब मेरे वालिद साहब एक्चुअली 4 या 6 साल के थे, मुझे सही तरह याद नहीं है। मगर उनकी जो लेगेसी थी वो इज़ समथिंग दैट मेरे वालिद साहब अपनी पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेके चले हैं और उस पर काम किया है कि यू नो टू एनलाइटन पीपल और लोगों को वो मैसेज ऑफ पोएट्री पहुंचाना। ठीक है। और फैज़ दादा, मैं उनको फैज़ दादा बोलता हूँ बिकॉज उन्होंने मेरे वालिद साहब को बड़ा किया था, तो यंग उम्र में वो उनके मेंटोर थे। उनकी तस्वीरें भी हैं फैज़ साहब की। जी, उन्होंने मेरा और मेरे छोटे भाई का नाम भी शाहबाज और शहरियार उन्होंने। अच्छा, फैज़ साहब ने रखा है? जी, तो शहरियार का शहरियार फैज़ तासीर है और मेरा शाहबाज अली तासीर है, मगर दोनों नाम उन्होंने ये उनकी सोच से ज़रा रखे, तो वालिद साहब नहीं थे बट यू नो द इन्फ्लुएंस। एंड देन मियां इफ्तिखारुद्दीन, सरप्राइजिंग नेम। आज भी उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो मेरे भाई और बहनों की तरह। और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन जो पाकिस्तान की तारीख में कभी रहे हैं। तो वो पाकिस्तान टाइम्स के मालिक भी थे। एंड मेरे अब्बू यू नो ये इन 3 लोगों के इनकी महफिल में आप कह सकते हैं बड़े हुए हैं, स्पेशली फैज़ साहब और इफ्तिखारुद्दीन साहब। So I have, you know, I consider it part of my family legacy, history, and I'm very proud. ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज कोई मुझे इस लीग में मेंशन भी करता है। ये तो आई थिंक सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है। बिजनेस भी आपको शिवा साहब आपके साथ फिर 2011 में वाक़या हुआ, और ये जो 2011 का वाक़या है, ये देखिए आपके अंदर एक सेंसिटिविटी, आपके अंदर एक हसासियत, इतने बड़े लोगों का आप पे इन्फ्लुएंस, और ये तमाम चीज़ें जब मैं मिला के देखता हूँ तो जो आपके अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एक आदमी जो कि जुल्म से, तशद्दुद से और इन तमाम चीज़ों से बखूबी आगाह होता है, उस पर मुझे लगता है कि वो जो जुल्म है वो कहीं 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज वो हाइपर सेंसिटिव है, वो आगाह है इन तमाम चीज़ों से। तो ये मुझे बहुत अफसोसनाक था 2011 वाला। कैसे फंसे, क्या बीती? यकीनन आपने अपनी किताब में सब कुछ लिखा है, बट थोड़ा सा अगर आप और क्या कोई पैराडाइम शिफ्ट आया, जिस तरह बड़े राइटर्स में होता है ना कि एक तब्दीली आती है शख्सियत में? देखें, जहाँ तक जुल्म और उसको सहने की बात है, तो बड़ी वेरी अर्ली ऑन मेरी किडनैपिंग में मुझे एक बात बड़ी क्लियरली पता चल गई थी कि मेरे जो अगवाकार थे वो कहते थे कि ये आपके साथ हो रहा है क्योंकि आपके वालिद साहब ने जो चीज़ें की हैं, कही हैं। और ये एक बड़ी लॉजिकल बात है क्योंकि मेरे वालिद साहब ने सिर्फ अच्छी चीज़ें अपनी पूरी ज़िंदगी की थी। तो जब मैंने इसको डीपली सोचा तो मैंने यही एक चीज़ थी कि ये कुछ भी मेरे लिए करें, क्या मुझे फ़ख्र नहीं है मैं किस आदमी का बेटा हूँ और किस चीज़ के लिए उसने अपनी जान दी। मेरे लिए नहीं दी, दौलत के लिए नहीं दी, ताकत के लिए नहीं दी। एक गरीब आदमी, ये हम मज़हब को अगर साइड पे कर दें तो सबसे हमारे तबकों के गरीब लोगों के लिए उन्होंने कहा कि यार इनको हक दें, इनको वकील दें। आपकी अदालतों में अमीर लोग एक दिन में चाहे कितना बड़ा केस है निकल आते हैं, और गरीब लोग 13-13, 15-15 साल, इंक्लूडिंग लोग उनको काफिर भी कह रहे हैं, ये भी कह, मार भी दो। तो जो भी है, आपका जो आम आदमी है ना, उसको अगर आप हक नहीं देंगे तो ये जितने आपके एलीट और पावरफुल लोग हैं ये वक्त पे रह रहे हैं। इस तरह की जब आप सैक्रिफाइस को एनालाइज करते हैं एज अ सन, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई और आम आदमी नहीं हूँ, शहरी नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। तो मेरे पे कोई कुछ भी कर ले तो वो कुछ नहीं है।
मेरे वालिद साहब की जहाँ तक अच्छा, लेगेसी की बात बाप की कही हुई कोई बात या बाप के हवाले से एक रेफरेंस देना भी, इवन इसमें भी हर फर्द जो है वो अपनी बात का खुद रिस्पॉन्सिबल या जो भी है, लेकिन ये शायद एक ट्राइबल कल्चर के अंदर एक है मामला कि वो 7 नस्लों तक भी जो है नहीं, हमने थोड़ा सा पॉलिटिक्स इस बात में इन्वॉल्व कर दिया है। और नहीं, डेफिनेटली यू नो द ट्रूथ इज़ कि हमारा जो मज़हब है ना वो एक बहुत इनलाइटनिंग मज़हब है। बिल्कुल। दुनिया में अगर आप आज चांद पे पहुंच गए हैं, ये सारा कुछ हमारे मज़हब की वजह से, मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग, मेडिसिन, सबसे प्रोग्रेसिव इन सब फील्ड्स में मुसलमान थे। इवन डार्विन की थ्योरी जो कि 9वीं 10वीं ईस्वी में सारा आप ओरिजिनेट करेंगे तो इट विल कम थ्रू मुस्लिम साइंटिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स एंड पोएट्स एंड राइटर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स। सो ये हमारा है। हम एक गरीब मुल्क भी हैं, हम एक नया मुल्क भी हैं। आई थिंक लोग ये भी भूल जाते हैं। हम सिविलाइजेशन बड़ी पुरानी है, कौम बड़ी पुरानी है, मगर नया मुल्क है। हमें मदद की ज़रूरत है। और असल में एजुकेटेड लोग जो है ना, आई थिंक सबसे इजी चीज़ होती है कहना कि मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे इन लोग ये इस कौम से यू नो मेंटल, बट दैट्स गिविंग अप। और मैं उसमें यकीन नहीं करता। ये मेरी कौम है, मेरे मुल्क है, मेरे लोग हैं। यू नो बात करना, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप, सॉरी, लॉस्ट टू द वर्ल्ड जो बुक है, इसमें आपने ये असलूब हम कहते हैं यानी उर्दू में कि वो जो आपका जो क्या तरीक़ेकार आपने इख्तियार किया है, रिपोर्ट किया है, या इसमें एक सब्जेक्टिविटी है, आपके अपने ख़यालात हैं और तमाम वो तबसरा भी है, इसका जो स्टाइल है वो क्या है? a little bit of everything। ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए असल में लिखना। पहली बात तो ये इसमें मुश्किल चीज़ थी कि इसमें सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे वालिद साहब की भी कहानी है और मेरी फैमिली की भी कहानी है, क्योंकि हम सब ने सफ़र किया, सबने इक्वली। ठीक। मेरे वालिद साहब का तो बहुत आई थिंक गलत और यू नो इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक जैसे उनका कत्ल हुआ था, और जो मेरी वालदा के साथ हुआ, आई थिंक कभी भी कोई उसके बारे में बात नहीं करता कि एक आदमी को तो हम सियासतदान की तरह देखते हैं या जैसे भी हम उसको डीमनाइज करते हैं या ह्यूमनाइज करते हैं, मगर हम उसकी फैमिली को भूल जाते हैं। हम लॉस एज पीपल लेते हैं। मेरे लिए, मेरी वालदा के लिए जितना मुश्किल था, और फिर 6 महीने बाद मैं अगवा हो गया, फिर इसमें मेरे भाई, मेरी बहन। सो जब मैं ये लिख रहा था, काफ़ी कुछ मुझे निकालना पड़ा कि यू नो मैंने इसको क्रोनोलॉजिकली लिखना है, जिस दिन से मैं अगवा हुआ, क्यों अगवा हुआ, कैसे मैंने वो वक्त गुजारा। सो इसमें थोड़ी सी मेरी सोच भी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रोनोलॉजिकली वाक़े हैं, कैसे हुआ, 4.5 साल है। इसमें उन ग्रुप्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, कैसे ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अप्रोचेस जी। तो ये असलियत पसंद आपको ले गए, और उसके बाद वो जो कुछ आप पे बीती, इस किताब को लिखने के दौरान ये पूरी तरह इमेजिन या उस चीज़ों को तख़य्युल में लाना कुछ रीलिव होने के मुतरादिफ नहीं है? तो फिर आप मुझे ऐसे लगा जैसे आप किताब लिखते हुए शायद दोबारा उस पेन में से गुजरे हों। देखें, मुश्किल होता है टू गो बैक, बट मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जो गुजर गया है उसको मैं मतलब बुरी नज़र या उदास नज़र से नहीं देखता। हमेशा आई ऑलवेज मूव अहेड एंड आई एम वेरी प्राउड। मेरी जो किडनैपिंग है ना, उस पर मुझे एक सेंस ऑफ ट्रायम्फ है, अगर आप समझ सकते हैं, कि मैं आई एक्चुअली ओवरकेम दिस। इसने मुझे डिफीट नहीं किया, हराया नहीं है। जो असल ज़ख्म है वो मेरे वालिद साहब का कत्ल है। तो इस किताब में भी जब आप पढ़ेंगे, इसमें मैंने लिखा है, आई थिंक 30 चैप्टर्स हैं। बहुत बड़ा टॉर्चर जो आप की शख्सियत टॉर्चर भी, इसके मैंने टॉर्चर के बारे में भी लिखा है। टॉर्चर से ज़्यादा मुश्किल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, जब आपको अकेला बंद कर दें। जिस्मानी जुल्म ऐसा हो ही नहीं सकता जो ज़हनी आपके साथ तशद्दुद होता है। नाज़ुन नाम में पला हुआ एक बच्चा, मतलब बैकग्राउंड ऐसा भी नहीं है ना कि आपको कोई बचपन में आप मजदूरियां करते रहे हों, जिस्मानी तौर पे बहुत टफ हों, या कहीं भूखें यानी देख रखी हो, भूख देख रखी हो, ऐसा नहीं था। बैकग्राउंड पस मंजर तो बिल्कुल उलट है। ये मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं आपका, था। हाँ। लेकिन मैं हूँ मतलब सलमान तासीर का बेटा, शेर का ही बेटा हूँ। तो ये जो कुछ मेरे साथ करते थे, इसका सबक मुझे सिखाया हुआ था। मुझे पता था कि मेरे साथ जो होना है उसके मैंने हाउ डू आई डील विद दिस, क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ ये सब कुछ हुआ हुआ था, मगर उनको किसी ने अगवा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को
हुकूमत को कहा जो आप कर सकते हैं कर लें, मगर जो मेरी राय है और जिस मौक़िफ़ पे मैं खड़ा हूँ मैं उससे हटूंगा नहीं। तो 10 साल मेरे वालिद साहब ने जेल में ज़ियाउल हक के नीचे जब वो प्रेसिडेंट था तो उसके नीचे 10 साल इन एंड आउट, टॉर्चर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो जब मैं बड़ा हो रहा था, जैसे आप भूख की बात कर रहे थे, तो मुझे याद है जब मैं बड़ा होता था मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे, जब मैं पढ़ने गया था मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, ना कोई बाप था, ना कोई कुछ भी नहीं था, तो मैं एक माज़ बार पे रहता था, सिर्फ एक, और मैं सुबह और रात को खाता था क्योंकि पैसे नहीं थे। तो जिंदगी के जो उनके वो आपका सबक बिल्कुल थे, पस मंज़र समझ गया। आखिर पे एक मुख्तसर ये बता दीजिए कि जब इतनी बड़ी सफरिंग से आप गुजरते हैं, पेन से गुजरते हैं, नफ्सियात ये भी कहती है कि लाइक आपको ज़िंदगी से फिर मोहब्बत, यानी वो चीज़ें जो पहले आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं अब लिटरली उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, ऐसा भी हुआ? सिर्फ अगर किसी इंसान को दूसरा मौका मिला है वो ही आपको ये बता सकता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। हम गुस्से में, इस तरह की चीज़ों में वक्त जो गुजारना होता है ना, मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ कि मैंने भी एक नॉर्मल ज़िंदगी रही हुई है जहाँ आइडिया नहीं होता, हम मसरूफियत में होते हैं, मगर इसको चेरिश करें क्योंकि ये एक ही आपको एक ही दफ़ा आनी है, और जितना अच्छा कर सकते हैं करें, उससे आपको भी बेहतर लगेगा एंड यू लिव अ बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू शहबाज, थैंक यू बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि दर्द जो है वो बहुत बड़ा, इस हवाले से बहुत सारी स्टडीज़ हैं, दर्द से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है, पेन से बड़ा और सफरिंग से बड़ा उस्ताद कोई नहीं। और जब हम ये कहते हैं कि सफरिंग और पेन बहुत बड़े उस्ताद हैं, हम बेसिकली ये कहते हैं कि जब आप इससे आप गुजरते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जो फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं आप नहीं लेते और ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं।